चलें जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे जो है वो स्ट्रैटेजी का डिस्कस करते हैं। हमारे हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है। इसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद हम असर की नमाज का ब्रेक लेंगे और फिर असर के बाद इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सवाल है किससे रिलेटेड, पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। सर रिक्वायरमेंट में दो पार्ट्स हमसे रेलिवेंट हैं, एक पार्ट हमसे रेलिवेंट फिलहाल इस लेक्चर के लिए, स्ट्रैटेजी वाले लेक्चर के लिए नहीं है। तो हम ये वाला पार्ट करेंगे जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस कंपनी की। तो अब आपको पता है रिक्वायरमेंट में स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं, ऊपर रीडिंग करते वक्त चीजें आप नोट कर सकते हैं। एंड देयर इम्पैक्ट ऑन देयर परफॉर्मेंस, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस का टच यहाँ पे भी आएगा, कुछ बेसिक नंबर्स हम यहाँ भी कंप्यूट करेंगे। इसके अलावा कहते हैं द सीईओ ऑफ द कंपनी इज ऑलरेडी स्ट्रांगली रिजेक्टेड द रीपोजिशनिंग ऑफ कंपनी एज ए नो फ्रिल्स लो कॉस्ट बजट एयरलाइन। तो हमें बताना है जी नो फ्रिल्स के फीचर्स क्या होते हैं, और ये बताना है कि इवैल्यूएट व्हाई मूविंग इनटू अ नो फ्रिल्स लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी वुड बी इनअप्रोप्रिएट। क्यों इस कंपनी के लिए नो फ्रिल्स स्ट्रैटेजी में जाना इनअप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। और पार्ट सी अभी के लिए अब हमारे पास रेलिवेंट नहीं है, ये दो पार्ट्स रेलिवेंट हैं, इसको हम फिलहाल नहीं करेंगे, ठीक है। चलें, तो हमारे पास कुल मिला के ये दो चीजें हो गई, इसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर उसके बाद नमाज के बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आए इसकी रीडिंग करते हैं। So this company is Oceania National Airlines. The island of Oceania attracts thousands of tourists every year. इस कंट्री में बहुत ही ज्यादा आपके पास जो है वो टूरिज्म मौजूद है, सही है। They come to enjoy the beaches, the climate and to explore the architecture and history of this ancient land. Oceania is also an important trading nation. यहाँ पे ट्रेडिंग भी बहुत ज्यादा होती है in the region and enjoys close economic links with neighboring countries. जाहिर सी बात है सर, टूरिज्म कंट्री है तो वहाँ पे कुछ प्रोड्यूस तो नहीं होता होगा। जैसे दुबई है, दुबई इज ऑल्सो टाइप ऑफ एन आइलैंड और वहाँ पे जो है वो सारी ट्रेडिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा वो नहीं करते, सब कुछ इंपोर्ट करते हैं, लेकिन टूरिज्म वहाँ पे बहुत है। And it enjoys close economic links with neighboring countries. Oceania has 4 main airports, and until 10 years ago, it had 2 airlines, one based in the west and one based in the east. However, 10 years ago, 2 airlines merged into one airline, Oceania National Airlines. So कुल मिला के इस एयरलाइन इस आइलैंड के ऊपर एक एयरलाइन ऑपरेट कर रही है, ठीक है, एक एयरलाइन ऑपरेट कर रही है। पहले इनके 4 एयरपोर्ट्स और 2 एयरलाइंस थी, अब एक एयरलाइन हो चुकी, दोनों मर्ज कर गई। मार्केट सेक्टर्स के बारे में क्या बताते हैं? With the intention of exploiting the booming growth of business and leisure travel to and from Oceania. मार्केट के बारे में बताते हैं। Oceania Travels Airlines serves two main sectors. The first sector is a network of routes to the major cities of neighboring countries. सबसे पहले तो ये मिलती जो आसपास की कंट्रीज हैं उनकी सिटीज तक पहुंचाते हैं। ONA management referred to this as the regional sector. The average flight time in this sector is 1.5 hours. करीब की कंट्रीज हैं, and most flights are timed to allow business people to arrive in time to attend a meeting and then to return to their homes in the evening. 25 major cities are served in the regional sector with on average 3 return flights per day. यहाँ के ट्रेडिंग वाले बिजनेसमैन वहां जाते हैं, अपनी मीटिंग निपटा के वापस आ जाते हैं। There is also significant leisure travel with many families visiting international sector, ठीक है, sorry, visiting relatives in the region. There's also significant leisure travel जहाँ पे families जाती हैं. The second sector is what ONA management referred to as the international sector. This is a network of flights to continental capitals. The average flight time in this sector is 4 hours. These flights attract both business and leisure travelers, and the travelers are primarily holiday makers from the continent. 20 cities are served in this sector with on average 1 return flight per day to each city. हर शहर से तकरीबन एक फ्लाइट आती है, मतलब 20 फ्लाइट रोज आती जाती है, सही। ये इन्होंने यहाँ पे दूसरी सिटीज के बारे में बताया, जो इंटरनेशनल लोग ट्रैवल के लिए आते हैं, इंटरनेशनल लोग बिजनेस के लिए आते हैं। इमेज सर्विस एंड एम्प्लॉयमेंट. ONA is the airline of choice for most of the citizens of Oceania. A recent survey suggested that 90% of the people preferred to travel ONA for regional flights and 70% preferred to travel with ONA for international flights. अच्छा फीडबैक है इनका। डोमेस्टिक के लिए तो 90% है, जबकि इंटरनेशनल के लिए 70% है। 85% of the respondents were proud of their airline and felt that it projected a positive image of Oceania. The company also has an excellent safety record with no fatal accident since the merging of the airline 10 years ago. बहुत ही ज्यादा अच्छी और प्रीमियम एयरलाइन है ये, गालिबन पैसे भी अच्छे ले रही होगी। The customer service of ONA has also been recognized by the airline industry itself. In 2015,
It was voted regional airline of the year by the International Passenger Group, and 1 year later the IPG awarded the ONA catering department the prestigious Golden Bowl as provider of the best airline in the world. Awards भी मिल रहे हैं, बहुत अच्छा इमेज है, इंटरनेशनल इमेज भी बहुत अच्छा है, लोकल इमेज भी बहुत अच्छा है. ये है इनका लोकल फीडबैक जहां पे बंदे प्राउड हैं, और ये है इंटरनेशनल ब्रांडिंग. ये भी बहुत अच्छा है. इनको यहाँ पे प्राइजेस मिल रहे हैं, फवायद हो रहे हैं, सब चीजें. The courtesy and motivation of its employees, mainly Oceanic residents, is recognized throughout this region. 95% of the employees belong to recognized trade unions. ONA is perceived as an excellent employer. बहुत अच्छे पैसे देता है. It pays above industry average salaries, offers excellent benefits, and has a generous non-contributory pension scheme. खुद पैसे देते हैं वो, employee के नहीं काटते. In 2014, ONA employed 5,400 people, rising to 5600 and 5800 in 2016. बहुत अच्छी ग्रोथ है इनकी. ठीक है. Fleet details are given in table 1. 19 of the Boeing 737s were originally in the fleet of Ocean Air. Boeing 737s are primarily used in the international sector. 23 of the Airbus were originally part of the Transport Oceania fleet. Airbuses are primarily used in the regional sector, and ONA has 3 RJ145 jets in the रीजनल सेक्टर. तो ये इनके हमारे पास एयरलाइंस की डिटेल्स हैं. बोइंग 737, एयरबस A320 एंड RJ145. टोटल एयरक्राफ्ट यहाँ पे 21, यहाँ 27, यहाँ पे 3. कैपेसिटी तीनों की दी हुई है, इंट्रोड्यूक्शन डेट भी दी हुई है, एवरेज रेट भी दिया हुआ है, और यूटिलाइजेशन भी दी हुई है. परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहते हैं? Since 2014, ONA has begun to experience significant competition from no-frills, low-cost budget airlines, particularly in the international sector. भाई एयरपोर्ट पे और एयरलाइंस भी आएंगी. ऐसा थोड़ी है कि दुबई का एयरपोर्ट है तो सिर्फ एमिरेट्स उतरेगी, वहां ये भी उतरेगी, वहां दूसरी एयरलाइंस भी उतरेंगी, कतर एयरवेज भी वहां पर आएगी. तो ज़ाहिर है अब दूसरी एयरलाइंस आ रही हैं तो इनको मसला हो रहा है, और वो है नो फ्रिल्स टाइप की. नो फ्रिल्स का मतलब आप एयर ब्लू ले लो, पाकिस्तान में बहुत सस्ती एयरलाइन है, बहुत ही बेसिक फंक्शंस वहां पे जो है वो आपको मिलते हैं बहुत. और डोमेस्टिक के लिए लोग अमूमन सस्ती एयरलाइंस ही लेते हैं. इतनी महंगी महंगी एयरलाइंस डोमेस्टिक के लिए कोई भी नहीं लेता. एवरीवन वांट्स के यार शेयर टू शेयर आना जाना है, सस्ते में हो जाए काम, इतना महंगा महंगा काम क्या करना. इंटरनेशनल ट्रैवल में आदमी कहता है यार 12 घंटे का, 14 घंटे का, 16 घंटे का सफर है, ठीक है अच्छी एयरलाइन जो है वो ऑप्ट कर लेते हैं. लेकिन एयरलाइन पे पैसे खर्च करने का दिल किसी का भी नहीं होता, क्योंकि ना आपका वो घर है कि आपने महीना 2 महीना रहना है, ना आपकी वो गाड़ी है कि आपने जो है वो उसको 4-5 साल चलाना है, या रेंट का घर है कि 1.5 साल रहना है. कुछ घंटे रहना है तो बंदा कहता है यार बस हो जाए मुनासिब तरीके से, particularly in the international sector. अब इनको थोड़ा सा इससे मसला क्रिएट हो रहा है. Established continental operators now offer on average 3 low fare flights to Oceania every day. No frills, low cost budget airlines are also having some impact on the regional sector. No frills का मतलब है बिल्कुल ही बेसिक पैसे और बिल्कुल ही बेसिक आपका जो है वो फैसिलिटीज. मेरे एक फ्रेंड हैं वो यूरोप में होते हैं, आयरलैंड में. तो वो कह रहे थे कि यार लंदन जाने की फ्लाइट हमें शायद 25 यूरो में मिल जाती है, 25-30 यूरो में हम लंदन पहुंच जाते हैं, विच इज़ अ वेरी मिनिमल अमाउंट. लेकिन क्यों पहुंच जाते हैं? फिर वहां पे खाना पीना भी नहीं है, कोई इसी और कोई चीज भी नहीं है, सब आपने खुद करना है. पानी आपके पास अपना होगा, खाने पीने की चीज आपकी अपनी होगी, दूसरी इस तरह की आपकी अपनी चीजें होंगी, सारा कुछ आपका अपना होगा. शायद फ्लाइट में वो खाना पीना अलाउ भी नहीं करते होंगे, पैसे कम है. No frills, low cost budget airlines are also having some impact on the regional sector. A number of very small airlines, some with only 1 aircraft, have been established in some regional capitals as well. कुछ regional capital में भी competition आ गया है. And a few of these are offering low cost flights to Oceania. A recent survey for ONA showed that its average international fare was double that of its low cost competitors. Double ही होगा सर, आप चल रहे हो थोड़ा सा प्रीमियम वाले मॉडल के ऊपर, दूसरे चल रहे हैं लो कॉस्ट के ऊपर, तो आपका प्रीमियम थोड़ा लोगों को भारी पड़ रहा है. बेशक आप सर्विस अच्छी दे रहे हैं, आप चीजें अच्छी कर रहे हैं, आप सैलरीज बहुत ज्यादा बांट रहे हैं. Some of the key operational statistics in 2016 are summarized as below. Contribution to revenue, regional international 4000 और 280. Low cost competitor average not applicable. Cargo 35, इनके 15 not applicable. Passenger load factor स्टैंडर्ड क्लास 73-67, इधर 87, ये शायद लोड फैक्टर भी ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं. बिजनेस क्लास में 90-74-75 ठीक है, मिलता जुलता है. एवरेज एनुअल पायलट सैलरी 1,00,000, 1,12,96,000, मार्केट से ऊपर सैलरी है इनकी.
सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑनलाइन सेल्स 40, डायरेक्ट 10, कमीशन सेल्स 50, यहाँ पे 65 और 35। इधर देखो ऑनलाइन सेल्स कितनी है, 84%। जो आपका लो कॉस्ट कंपेरेटर है वो लो कॉस्ट इसलिए क्योंकि मेजर सेल्स का पोर्शन वो ऑनलाइन लेके आ रहा है, और ऑनलाइन के मॉडल के अंदर आपकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। टीवी पे ऐड चलाना बहुत महंगा है, फेसबुक पे ऐड चलाना सस्ता है, बहुत कम हो जाती है ऑनलाइन। एवरेज एज ऑफ एयरक्राफ्ट टेबल 1 ऊपर उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ONA have made a number of operational changes in the last few years. Their website, for example, now allows passenger to book over the internet and to either have their tickets posted to them or to pick them at the airport prior to traveling. Special promotional fares are also available for customers who book online. However, the website does not currently allow passengers to check in online, a facility provided by some competitors. आप online check in नहीं कर सकते, आपको वहीं पे आके check in करना है। check in का मकसद होता है कि जी मैं आ रहा हूँ, मैं आज flight attend करूंगा, मेरी flight miss नहीं हो रही है। Furthermore, as Table 2 shows, a large percentage of sales are still commission sales made through travel agents. Direct sales are those sales made over the telephone or at the airport itself. यहाँ पे आपको भारी कमीशन देना पड़ता है सर, कमीशन आपका कमीशन एक्सपेंस बन जाता है फिर। तो ये एक बार यहाँ पे जो है वो इशू है। In the last 3 years, the financial performance of ONA has not matched its operational success. The main financial indicators have been extracted and are presented in Table 3. When worldwide passenger air travel revenue increased by 12%, and cargo revenue by 10%, ONA only recorded a 4.6% increase in passenger revenue. सर इनकी ग्रोथ में डिक्लाइन आ गया है। बहुत अच्छी है, सब पसंद करते हैं, लेकिन किसी को एयरलाइन महंगी चाहिए नहीं। लोग कहते हैं सस्ती वाली लो, बस पहुंच जाएंगे, क्या हो गया, गिराना इसने भी नहीं है, गिराना उसने भी नहीं है, भले बुरे हालात में पहुंच जाएंगे, सस्ती सी एयरलाइन लेते हैं लोग। तो ये नॉन करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं, इसको इवेल्युएट करते हैं। ठीक हो गया। लाइबिलिटीज अगर देखो इंटरेस्ट बेयरिंग तो कोई खासा फर्क नहीं आ रहा, 335 से 325, 310, आप इतनी ज्यादा रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो अपने लोन की, नजर आ रहा है। एम्प्लॉइज के बेनिफिट ऑब्लिगेशंस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। टोटल 1200 की बैलेंस शीट के अंदर आपका जो डेट है वो है 300। 25% की गेयरिंग, 30% की गेयरिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, 30-35% की तकरीबन हमें यहाँ पे गेयरिंग जो है वो नजर आ रही है, सही। एक अंदाजे से मैंने कैलकुलेट किया है, सही। फिर आप रेवेन्यू पे आ जाएं, रेवेन्यू में कोई खास ग्रोथ नहीं है, 650 से 680 हुआ है, सिर्फ 10% भी आप ग्रोथ नहीं कर पाए, 10% भी। कार्गो भी इतना ज्यादा नहीं, अदर रेवेन्यू में भी इतना ज्यादा नहीं। ओवरऑल बॉटम लाइन कंपनी की देखो बढ़ नहीं रही है, ये ओवरऑल बॉटम लाइन ही नहीं बढ़ रही। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ रही है, 220 से 235 से 260, 10% तक का तो इंक्रीज हमें यहाँ पे नजर आ ही रहा है, तकरीबन 10% का इंक्रीज नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हो रहा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कम हो रहा है, 56 से 52 से 42, ठीक है। फ्यूचर स्ट्रैटेजी, फ्यूचर स्ट्रैटेजी के बारे में कहते हैं, द मैनेजमेंट टीम एट ONA आर कीन टू डेवलप अ स्ट्रैटेजी to address the airline's financial and operational weakness. One suggestion has been to reposition ONA itself as no frills, a low cost budget airline. ये कहते हैं जी when in Rome do as the Romans do, हम भी यही करते हैं जो लोग कर रहे हैं, एक तो ये है। However, this has been angrily dismissed by the CEO. CEO ने बोला भाई क्या पागल हो गए हो, हम ये काम कभी भी नहीं करेंगे, as likely to lead to an unnecessary and bloody revolution that could cause the death of the airline itself. इससे कह रहे थे भाई इस पूरी एयरलाइन शहीद हो जाएगी, सब तबाह तो बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा भाई आप सबसे पहले तो बताओ स्ट्रेंथ्स क्या है और वीकनेसेस क्या है, बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ से निकल सकते हैं, और थोड़ा बहुत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी, थोड़े बहुत रेशियोज भी कंप्यूट करेंगे। और दूसरा ये कहता है कि भाई बताओ लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी हमें क्या होती है, पहले तो ये बताओ, और दूसरा बताओ क्यों इनअप्रोप्रिएट है। अग्री करते हो सीईओ की बात से या नहीं अग्री करते हैं, तो यहाँ पे सिंपल हमें ये जवाब देना है, अग्री विद सीईओ एंड उसके रीजंस, क्यों अग्री करते हैं, क्यों अग्री करते हैं, सही। तो बहरहाल सवाल की लेंथ बहुत बड़ी है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम हमें इसमें इंशाल्लाह लगेगा नहीं। हम असर की नमाज पढ़ते हैं, लेट्स गेट बैक इन 15 to 20 मिनट्स, और फिर उसके बाद इसके आंसर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो असर की नमाज जल्दी पढ़ ले वो खुद से सॉल्व करना भी जो है वो शुरू कर सकता है, सही है। चलें।
असर की नमाज के बाद रिकन्वीन करते हैं। चलें जी, असर की नमाज का ब्रेक हो गया, हमने अब जो है वो अपनी इस सॉल्यूशन को रिज्यूम करना है। हमने ब्रेक पे जाने से पहले इस पूरे को समझा था और देखा था कि भाई एक एयरलाइन है जो बहुत ही प्रीमियम है, प्रीमियम प्राइसिंग वो चार्ज करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। बहुत ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं, लेकिन बहरहाल कंपेरेटर्स लो कॉस्ट और नो फ्रिल की स्ट्रैटेजी के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी काफ़ी सेल्स जो है वो इधर उधर हो रही हैं और हमें काफ़ी उसका नुकसान पहुंच रहा है। मैनेजमेंट के लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप भी जो है वो नो फ्रिल्स वाली स्ट्रैटेजी के ऊपर जो है वो आ जाएं, बिल्कुल बेस कॉस्ट लें और बिल्कुल बेस बेनिफिट्स दें, जितना लो हो सकता है, लो कॉस्ट बजट एयरलाइन हो जाए। जबकि सीईओ ये कह रहा है कि भाई अगर आप ये करेंगे तो ये अननेसेसरी है और इसकी वजह से जो रेवोल्यूशन आएगा वो पूरी एयरलाइन को तबाह कर देगा। गौर से देखना इस लाइन को, अननेसेसरी है और इसकी वजह से जो रेवोल्यूशन आएगा, जो रेजिस्टेंस उठेगी, वो पूरी एयरलाइन को तबाह कर देगी। ठीक है, इसके कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है कि जी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम पार्ट बी पे बात करेंगे। तो सर हमारे पास ये 20 मार्क्स का है। नॉर्मली आई कैप के सवाल इस तरह से 20-20 नंबर के नहीं आएंगे, आप इसको 10 मार्क्स का तकरीबन जहन में रख के सॉल्व कर सकते हैं। टिपिकली अगर आई कैप पूछेगा इस तरह का सवाल तो 10 नंबर के लिए पूछेगा, 5 नंबर स्ट्रेंथ्स के हो जाएंगे, 5 नंबर वीकनेसेस के हो जाएंगे। तो हम 5 स्ट्रेंथ्स बता देंगे यहाँ पे और 5 वीकनेसेस बता देंगे। अगर कभी खुदा ना खास्ता 15-20 नंबर के लिए आ जाए तो थोड़ा सा डिटेल में चले जाएंगे चीज़ों की, लेकिन इससे ज़्यादा तो डेटा हमें सवाल में दिया हुआ भी नहीं है। सही है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ्स की। हाँ जी, कोई बताना चाहेगा व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ द बिजनेस? कोई पॉइंट अगर किसी ने लिखा हो और वो मेंशन करना चाहें। नितिशिया कहती हैं सर कस्टमर सर्विस, केटरिंग। बिल्कुल सही है। देखो प्रीमियम कंपनी है, ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉइज मोटिवेटेड हैं। यहाँ से हम उठाते जाते हैं, सारे पॉइंट हमारे यहाँ से उठ जाएंगे। देखो, एयरलाइन ऑफ चॉइस फॉर मोस्ट ऑफ द सिटीजंस, रिसेंट सर्वे सजेस्टेड दैट, बहुत सारे लोगों ने इसको यहाँ पे प्रेफर किया है। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यहाँ पर ये हो गई है कि भाई कंपनी का नोन एंड रिकग्नाइज्ड ब्रांड है। ठीक है, 90-70% पीपल जो इसको प्रेफर करते हैं, उस सर्वे की पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे बता सकते हैं। जो पूरा हमने इन्होंने यहाँ पे सर्वे कंडक्ट किया है, उस सर्वे की पूरी डिटेल्स यहाँ पे जो है वो बताई जा सकती है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड कंपनी जो है वो कैरी करती है, बहुत ही अच्छी इमेज कैरी करती है, बहुत सारे लोग इसको प्रेफर करते हैं। लेकिन सर इसके पीछे रीजन क्या है, ये इमेज किस तरीके से बना है और इस तरह से सारी सिचुएशन क्यों हुई है? तो देखो इसके लिए आप दूसरा पॉइंट यहाँ पे ला सकते हो कि भाई अल्टीमेट सेफ्टी है। ठीक है, नो रिकॉर्ड ऑफ एक्सीडेंट्स और फैटल इंस्टीट्यूट इवेंट्स, एक्सीडेंट एक्सेट्रा का कोई वो नहीं है आपके पास सिनेरियो। ठीक है, नंबर 3 आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है सर, बहुत ही ज्यादा आपके मोटिवेटेड एम्प्लॉइज हैं। क्यों एम्प्लॉइज मोटिवेटेड हैं? सर आप उन्हें अबव द एवरेज ऑफ इंडस्ट्री पे करते हैं, तो वो मोटिवेटेड तो रहेंगे, बिल्कुल मोटिवेटेड रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाली बात जो है वो हो गई। कस्टमर सर्विस बहुत ही ज्यादा आपकी एक्सेलेंट है। ठीक है, इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं, इस तरीके की कोई चीज नहीं, आपकी एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस है। एक्सेलेंट आपकी जो है वो कस्टमर सर्विस है यहाँ पे, और हर किसी ने इसको रिकग्नाइज किया है, रिकग्नाइज नॉट ओनली नेशनली बट इंटरनेशनली एज वेल, जो अवार्ड्स मिले हैं, रिकग्नाइज्ड एवरीवेयर। यहाँ पे आपको उसके लिए अवार्ड्स भी मिले हैं। ठीक है, अवार्ड्स भी आपको यहाँ पे काफी हद तक मिले हैं, और फाइनेंशियली भी कंपनी पास्ट में काफी अच्छा करते हुए आई है। ये सारी चीजें काफी इन्होंने बेहतर की हैं,
अच्छा कार्गो परफॉर्मेंस है इनका, इनका जो है वो थ्रूपुट का परफॉर्मेंस यहाँ पे बेहतर है, इनकी एयरलाइंस इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है वो एज सच पुरानी नहीं है, एवरेज एज यूटिलाइजेशन कम है, कोई खतरात या ऐसी मसले वाली बात नहीं है, लोड फैक्टर का इतना इशू नहीं है, इनके पास जगह भी काफ़ी ज़्यादा है, बिजनेस क्लास में लोग भी पर्टिकुलरली पसंद करते हैं जाना, पायलट्स भी इन्होंने अच्छे प्रोफेशनल पायलट्स को जो है वो हायर किया हुआ है, मोरलेस वन एंड दी अदर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो आप यहाँ पे जो है वो दे सकते हैं, ठीक है ना। हाई क्लास आपके हाई बिजनेस क्लास के लोड फैक्टर्स हैं, स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है आपकी मार्केट के अंदर, बिजनेस मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग है। ये आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बताते हैं, मार्जिन वगैरह आपके पास में अच्छे रहे, सारी चीजें अच्छी रही, ठीक है। काशिफ कहते हैं सर सूटेबल बिजनेस पीपल लोकल पीपल दोनों, सेफ्टी कंडीशन अच्छी है, ठीक है। मिनहाल कहते हैं सर दोनों सेक्टर्स को आप सर्व करते हैं, कस्टमर की प्रेफरेंस है, प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। अब वीकनेसेस पे आ जाते हैं सर, कुछ सारे आपकी यहाँ पे फिर वीकनेसेस भी हैं। क्या वीकनेसेस हैं भाई? ऑनलाइन का ऑप्शन भी दिया है, हाई एम्प्लॉय कॉस्ट, वेबसाइट डज नॉट करेंटली अलाउ पैसेंजर्स टू चेक इन ऑनलाइन। देखो ऑनलाइन चेक इन करना ना फिर भी इतना बड़ा मसला नहीं है, मतलब कस्टमर इसलिए नहीं आ जाता कि भाई वो जो है वो एक ऑनलाइन की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो जी वो वेबसाइट से चला गया। सबसे पहली बात ये कि आपकी ऑनलाइन सेल्स की परसेंटेज बहुत कम है, परसेंटेज इज लो, ठीक है ना। आपको यहाँ पे हेवी कमीशंस देने पड़ रहे हैं, हेवी कमीशन फॉर कमीशन सेल्स, ये आपको ज्यादा देना पड़ रहा है। सबसे पहली और सबसे बड़ी वीकनेस आपकी यहाँ पर है। अगर थोड़ा सा आपका पैसा कमीशन से बाहर निकल जाए ना, ये देखो ये कमीशन सेल्स देखो, इंडस्ट्री में 4% है, आपके पास जो है वो 35 और 50% है, आपका जीपी मार्जिन इससे अफेक्ट होगा बहुत ज्यादा, जीपी मार्जिन इससे आपका बहुत अफेक्ट होगा। तो ये प्राइमरीली आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है कि आपकी डायरेक्ट सेल्स इतनी नहीं है, डायरेक्ट सेल्स एंड ऑनलाइन सेल्स आर वेरी लो, डायरेक्ट सेल्स एंड ऑनलाइन सेल्स आर वेरी लो, बहुत ज्यादा लो यहाँ पे जो है वो है, ठीक है। कमीशन पे आपका बहुत ज्यादा रिलायंस है। फिर उसके बाद आप पायलट की सैलरी देखो, 10% सैलरी एक्सपेंसेस above the मार्केट रेट्स, 10% आपका अबव द मार्केट रेट है। और यहाँ पे इन्होंने एक और चीज हमें बताई थी कि हमारे जो लेबर हैं वो यूनियनाइज्ड हैं, एक जगह पे इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ये देखो 95% ऑफ एम्प्लॉइज बिलोंग टू रिकग्नाइज ट्रेड यूनियंस, जरा भी इनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम हुआ ये स्ट्राइक पे चले जाएंगे। 95% ऑफ एम्प्लॉइज आर यूनियनाइज्ड, ट्रेड यूनियंस। अब जरा भी इनकी रेजिस्टेंस आती है या कोई ऐसा मसला होता है ये स्ट्राइक पे चले जाएंगे इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। सारे आपने यूनियन के बंदे भरे हुए, ये मसले मसाइल खड़े करेंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, आपके लिए इश्यूज क्रिएट करेंगे। आपने इनको हेल्थ केयर भी दिया हुआ है, आपने नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम भी दी हुई है, बहुत ज्यादा आप मेहरबान हो गए, और एक ऐसे सेक्टर में मेहरबान हो गए जहां पे डिफ्रेंसिएशन को कस्टमर ज्यादा ऑनर नहीं करता। जो डोमेस्टिक ट्रैवलर्स होते हैं ना, डोमेस्टिक ट्रैवलर्स या आपके टूरिस्ट हो गए, दे यूजुअली डू नॉट ऑनर प्रीमियम सर्विसेज as flight time is less
और देयर बजट डोंट अलाउ, बजट्स डू नॉट अलाउ। अब टूरिस्ट तो पैसे बचाएगा ही ना, ताकि वो ज्यादा जगहें देख सके, ज्यादा घूम फिर सके। टूरिस्ट थोड़ी अपने साथ कोई करोड़ों रुपए का थैला लेके निकला हुआ है कि आप उसे जितने पैसे मांगोगे दे दोगे। आपने मार्केट से 10% ऊपर पायलट हायर किया हुआ है, बेवकूफी की हुई है। एक एवरेज पायलट भी प्लेन उड़ा लेता है भाई। ठीक है, आपके एक्सीडेंट नहीं हुआ, इस तरह का कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन लोग आपको उस चीज के लिए पैसे थोड़ी देंगे। और जो दूसरी एयरलाइंस है उनके एक्सीडेंट्स थोड़ी हो रहे हैं डेली। तो आप एक ऐसी चीज को अपना डिफरेंशिएटर बना रहे हो जिसको कस्टमर रिस्पेक्ट नहीं करता। द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स, the differentiators of ONA are not actually valued by the customer, as it is a commoditized business. सर ये commoditized business है। मैं क्रूड ऑयल खरीदते वक्त रशिया का हो, चाइना का हो, पाकिस्तान, सॉरी रशिया का हो, सऊदी अरेबिया को मैं थोड़ी सोचूंगा। कमोडिटी है वो, हजारों की लाखों की तादाद में अवेलेबल है, मौजूद है। मैं क्यों इसका इतना इसके ऊपर जो है वो दिमाग चलाऊं कि जी ये अच्छा है। मैं अगर कोई अपनी मिसाल के तौर पे कोई सूट थोड़ी सिलवाने जा रहा हूँ अपनी वलीमे का, सूट कोई सिलवाने जा रहा हो तो आदमी सोचेगा हाँ जी कपड़ा ऐसा है जी, सिलाई ऐसी है जी, लुक ऐसा, फिटिंग ऐसी, वो डिफ्रेंसिएशन फैक्टर होता है तो आप उसको अग्री करते हो। कोई मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता कोई हॉस्पिटल है, अब वो बहुत ही ज्यादा कोई हाई एंड सर्विस दे रहा है तो लोग वहां पैसे देने के लिए रेडी होते हैं। साउथ सिटी या आखान है, शिफा है, लोग देते हैं पैसे। उनको होता है यार ये हमारी हेल्थ इंश्योर हो रही है, इनका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ही इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, डॉक्टर्स बड़े अच्छे होते हैं, इलाज बड़ा अच्छा हो जाता है यहाँ पे, लोग पैसे देने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि वो मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपने 45 मिनट 1 घंटे ट्रैवल करना है, 2 घंटे ट्रैवल करना है, उसके लिए कौन आपको प्रीमियम पैसे देगा। सबसे बड़ी वीकनेस ही बिजनेस मॉडल ही आप गलत चला रहे हो इस सेक्टर के अंदर। तो जो डिफरेंशिएटर आपने बनाए हुए हैं इटसेल्फ, उस स्ट्रेंथ का क्या आचार डालेगी कंपनी। कस्टमर तो उसको वैल्यू करने के लिए तैयार ही नहीं है, कस्टमर उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं है। कस्टमर थैंक यू बोल सकता है, पैसे नहीं दे सकता इन फैक्टर्स के लिए। तो आपकी सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि जो डिफरेंशिएटर्स आपके बने हुए हैं या जो स्ट्रेंथ्स आपकी बनी हुई है उसको कस्टमर वैल्यू करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कमोडिटाइज बिजनेस है। हाँ, फिर आपका एक आर्ग्यूमेंट आ सकता है कि सर बिजनेस वाला तो करेगा, बिल्कुल सही बात है, जो बिजनेस वाला है वो बेसिकली जो है वो कर सकता है, लेकिन फिर आप बिजनेस क्लास का कंट्रीब्यूशन टू रेवेन्यू, अच्छा ये पैसेंजर और कार्गो के बीच में, ठीक है, इन्होंने हमें बिजनेस क्लास का रेवेन्यू शायद अलग से नहीं बताया हुआ है, अलग से नहीं बताया हुआ, वरना हम देख लेते कि बिजनेस क्लास के लोग इतने होते भी नहीं है। जो बिजनेस वाली ट्रैवलिंग आपकी इतनी मशहूर है वो इतने ज्यादा लोग नहीं होते, तो फिर आप एयरलाइन को और इन सब चीजों को कैसे यहाँ पे जो है वो रन कर सकेंगे। ठीक है, तो ये बहरहाल ओवरऑल पर्सपेक्टिव में थोड़ी सी ये चीजें ये देखने वाली हैं कि आप ठीक है सब कुछ कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पर्सपेक्टिव में आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जिन चीजों को आपने डिफरेंशिएटर बनाया हुआ है उसको कस्टमर वैल्यू नहीं कर रहा है। ज्यादातर आपके एम्प्लॉइज जो है वो यूनियनाइज्ड हैं, सैलरीज के आपके एक्सपेंसेस मार्केट से 10% ज्यादा है, ये सीधा सीधा आपके मार्जिन को कम कर देगा। ये मार्जिन पे डिक्लाइन है सीधा सीधा। और देखो एक और बड़ी वीकनेस यहाँ पे नजर आ रही है, कंपनी इज नॉट एबल टू पे द लोन। इट्स डेट रीजनेबली फ्रॉम 2 years। देखो यहाँ पे कंपनी अपने डेट की रीपेमेंट ही नहीं कर रही है ज्यादा, और अगर कर रही है तो नया डेट लिए जा रही है। ये बैलेंस शीट यहाँ पे हमें नजर आ रही है, 310, 325, 335। इंटरेस्ट बेयरिंग हमारे जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं वो रिलेटिवली कम ही नहीं हो रहे, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट का एक्सपेंस देख लो, वो भी कम नहीं हो रहा, 22, 21 और 18, ये भी कम नहीं हो रहा। यानी आप रनिंग फाइनेंस भी ले रहे हैं शायद, क्योंकि देखो लोन थोड़ा तो कम हुआ है ना, तो थोड़ा तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। यानी आप थोड़ा सा हो सकता है अपनी करंट लाइबिलिटीज के लिए, अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए भी लोन ले रहे हैं। ठीक है ना, तो बहरहाल ये पूरी सूरत हाल आपके पास जो है वो इस तरीके से मौजूद है। आपके रिसीवेबल्स देखो पाइल अप हो रहे हैं। एक मैंने और चीज नोट की थी, ट्रेड रिसीवेबल्स देखो, ट्रेड रिसीवेबल्स में कोई बहुत ज्यादा खासी रिकवरी हमारे पास नहीं आ रही, लेकिन हमारा रेवेन्यू कम हो रहा है। रेवेन्यू को अगर आप देखो तो रेवेन्यू
थोड़ा सा जो है वो हमारे पास इतना ज्यादा उससे बढ़ नहीं रहा है, तो हमारे रिसीवेबल के डेज भी हो सकता है कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहे हैं, या हमारा पैसा बहुत सारा कमीशन में फंसा हुआ है। हालांकि ये तो कैश रिच बिजनेस है, इसमें तो कस्टमर एयरलाइन में आने से पहले पैसे दे देता है, लेकिन आपकी कैश पोजीशन में कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं है, आपके लोन्स की रीपेमेंट में कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं है, ठीक है ना। इन अ कैश रिच बिजनेस द कंपनी इज नॉट मेकिंग अ वेरी गुड कैश पोजीशन, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी आपका सारा पैसा कमीशन बेस्ड सेल्स में फंसा हुआ है, नो इंप्रूवमेंट इन द रिसीवेबल्स एंड कैश पोजीशन, likely stuck with कमीशन एजेंट्स। और ये कमीशन एजेंट्स क्या करते हैं, क्रेडिट पे सर्विसेज बेच देते हैं, इनका कमीशन बन जाता है, ये क्रेडिट पे बेच देते हैं, कहते हैं ठीक है जब कस्टमर देगा हमारा कमीशन बन जाएगा। कुछ ना होने से तो बेहतर है ना, ये कम से कम कुछ ना होने से तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन जो है वो बेहतर ही है, ठीक है। तो इस तरह से कर कर आके ये थोड़ा सिनेरियो वीकनेसेस का ये बन जाता है, ठीक है। अब आ जाएं अगली रिक्वायरमेंट के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे वीकनेसेस बताते हुए कोई नंबर्स कैलकुलेट करना चाहे, मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन, तो ये सब यहाँ पे पीएनएल से कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। वो मैंने कैलकुलेट नहीं किया है यहाँ पे, अगर कोई करना चाहे एग्जाम में, अगर मार्क्स ज्यादा हो तो आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं, आपके पास नेट प्रॉफिट के नंबर्स हैं, आप इंटरेस्ट कवर निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट की जा सकती हैं, ठीक है। वेजेस और सैलरीज देखें आपकी बढ़ती जा रही हैं, जीपी मार्जिन निकाला जा सकता है, ये चीजें यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेट की जा सकती हैं, उसको आप स्ट्रेंथ वीकनेसेस में बता सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेशंस की थी पिछले सवाल में, यहाँ पे नहीं भी करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, बात हमें समझ में आ गई है। नो फ्रिल्स या लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी के फीचर्स क्या होते हैं 4 नंबर के लिए? आ जाए जी, 4 नंबर के लिए हमारे पास है नो फ्रिल्स लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी। इसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, बताएं, नो फ्रिल्स लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है हमारे पास, कोई एक्सप्लेन करेगा? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं नो फ्रिल्स लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी की? एनीवन? बिल्कुल सर, यहाँ पे रिड्यूस्ड सर्विस या बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम रिड्यूस्ड प्राइसेस भी होते हैं, ठीक है ना, एज मिनिमम एज पॉसिबल, जितना कम हो सकता है वो यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। रिड्यूस सर्विसेज होते हैं, रिड्यूस बेनिफिट्स होते हैं, रिड्यूस प्राइसेस होती हैं। एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो यहाँ पे सर नॉर्मली कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखें तो ये कमोडिटाइज बिजनेस में होता है, अप्लाइज इन कमोडिटी बिजनेस। कमोडिटी बिजनेस कौन सा होता है सर, जहां पे लार्ज वॉल्यूम्स होते हैं और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है। तो लार्ज वॉल्यूम्स में अमूमन ये काम आपको नजर आ रहा होता है। तो इधर एक और कैरेक्टरिस्टिक आप देखेंगे, आप जब प्राइसेस कम करते हैं तो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है दैट यू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये आपका यहाँ पे पर्टिकुलरली एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टाफ, बिल्कुल जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे पूरी करते हैं। बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे पूरी होती हैं, बेयर मिनिमम जितना कम से कम आप यहाँ पे कर सकते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब हाई वॉल्यूम, बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम में आप सेल करने की कोशिश करते हैं ना, लार्ज वॉल्यूम में आप शेयर करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, आपकी फिक्स कॉस्ट एलोकेट हो जाती है, इज रिड्यूस्ड, और रिजल्टिंगली जो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट होती है दैट गेट्स मिनिमाइज्ड।
वो मिनिमाइज हो जाती है। आप यहाँ पे बल्क में काम करने की कोशिश करते हैं, बल्क में, जितनी बल्क में ये चीज प्रोवाइड की जा सके। ज्यादातर जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो इंटरनेट की वजह से अचीव होता है, क्योंकि ऑनलाइन की बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती। आपको अगर रिसेंटली बहुत ज्यादा खैर पॉपुलर हुआ था, पीयूष बंसल के बारे में पता हो, जो इंडिया के शार्क टैंक में आए थे, लेंसकार्ट के फाउंडर। लेंसकार्ट की एक बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी थी जिन्होंने इनको इनका एक कंपेरेटिव एडवांटेज दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने चश्मे के आउटलेट्स बनाए। उन्होंने कहा यार, लोग जब तक चश्मा हाथ में ले ना लें, पहन ना लें, फील ना कर लें, तब तक वो चश्मा लेना पसंद नहीं करते। तो ऑनलाइन के ऊपर इतना रिस्पॉन्स तो मतलब लाना पॉसिबल नहीं है। जब तक आदमी चश्मा पहन ना ले, फील ना कर ले कि चश्मा कैसा लग रहा है, वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता चश्मा या ग्लासेस परचेज करने में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोटे छोटे आउटलेट्स बनाए। आप उन आउटलेट में आए, चश्मा पहने, फील करें, डिजाइन सिलेक्ट करें, वो उसी वक्त चश्मे का ऑर्डर ऑनलाइन प्लेस करेंगे और चश्मा आपके घर पे आएगा। आमतौर पे क्या होता है, दुकानों में आप जाते हैं, चश्मा सिलेक्ट करते हैं, वो वहीं पे बनता है, 2 दिन बाद आप आते हैं और चश्मा अपना पिकअप करके चले जाते हैं। वो कहते हैं जी हम बना लेंगे, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। इससे दुकान पे इन्वेंट्री करने की टेंशन खत्म। दुकान पे इन्वेंट्री नहीं है, आपका एक सेंट्रल वेयर हाउस है, वहां पे सेंट्रल टीम लगी हुई है, सारी प्रोडक्शन वहीं हो रही है और पूरी इंडिया में वो डिलीवर हो रहा है, पूरे इंडिया में डिलीवर हो रहा है। आपने सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड के तौर पे आउटलेट खोल लिया, लोग आए, सिलेक्ट करें, चले जाएं। ना इन्वेंट्री की कॉस्ट आई वेयर हाउस आउटलेट के ऊपर, ना आउटलेट के ऊपर चश्मा खत्म होने की शिकायत हुई कि जी ये चश्मा खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, ये लेके आओ, वो लेके आओ। ट्रांसपोर्टेशन कट हो गई और दूसरे इस तरह के मामला जो है वो कट हो गए। आपने सिर्फ आउटलेट खोला था कि लोग आके ट्राई कर सकें, फील कर सकें चश्मा कैसा लग रहा है, ऑर्डर प्लेस किया, ऑनलाइन आएगा घर पे। तो जहां पे आपको बल्क अचीव करना होता है ना, जहां आपको ज्यादा वास्ट क्वांटिटी अचीव करनी होती है, वहां पे इस तरह की स्ट्रैटेजीज फायदा देती हैं ऑनलाइन के परस्पेक्टिव से। और ये कंपनी तो अभी ऑनलाइन में अपनी है ही नहीं। तो ये 4 फीचर्स हमने यहाँ पे नो फ्रिल्स के भी अचीव कर लिए। ठीक है, अब कहते हैं जी बताएं कंपनी के लिए ये स्ट्रैटेजी क्यों ठीक नहीं है। और ये इन्होंने 16 नंबर बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेटेड मार्क्स इधर जो है वो दे दिए। हमारे पास अगर कभी होगा तो ये 6 से 8 नंबर के लिए होगा। हाँ जी, वाई नो फ्रिल्स लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर देम। इज नॉट गुड फॉर द कंपनी। नहीं, ये थोड़ा सा देखो, अब वो हो गया जेनेरिक सी बात हो गई कि अपना कंपेरेटिव एज लूज कर देंगे। वो तो जाहिर है करेंगे, लेकिन किस वजह से कंपेरेटिव एज लूज करेंगे, ऐसा क्या होगा कि इनका कंपेरेटिव एज लूज हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन मॉडल बने तो उससे क्या होगा सर। सबसे पहले द कंपनी विल लूज इट्स ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज लूज हो जाएगी। कस्टमर्स विल हैव fear of safety and substandard service. Might, ज़ाहिर आप पैसे कम करेंगे, देयर लॉयल कस्टमर बेस, जो सालों से आपके साथ ट्रैवल कर रहे थे और आपको रेकमेंड कर रहे थे, जो आपके रिपीट कस्टमर्स थे, वो बहरहाल आप यहाँ पे लूज कर देंगे। जो आपके रिपीट कस्टमर्स थे वो आप यहाँ पे लूज करेंगे। तो जो आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज लूज होगी, उसके पीछे बात स्पेसिफिक बताएं। स्पेसिफिक बात यह है कि आपका ब्रांड लूज हो जाएगा, आपका कस्टमर लूज हो जाएगा। आप डिफरेंशिएशन के मॉडल से बाहर निकलेंगे, लोग, आप लोगों का इमेज बदल जाएगा आपके बारे में। मिनहाल कहते हैं सर, मोस्ट ऑफ इट्स कस्टमर्स आर लेजर ट्रैवलर्स एंड बिजनेस क्लास पैसेंजर्स, दे हैव द एबिलिटी टू पे प्रीमियम इफ क्वालिटी जस्टिफाइज प्रीमियम, ONA has become a brand, therefore it has goodwill। जाहिर सी बात है इनकी गुडविल खराब होगी, इनकी यहाँ पे सारी गुडविल खराब होगी। इसके अलावा एक और चीज, कंपनी इज स्टिल earning profits
एंड मार्जिन आर गुड। आप लोग मार्जिन कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने पास, मार्जिन बेहतर है। सो इट्स नॉट अ सिचुएशन दैट द स्काई इज फॉलिंग। सिचुएशन ऑफ लिक्विडेशन और शटडाउन। अभी शटडाउन वाले हालात थोड़ी हुए हैं। अब आप करोगे क्या, आप इंप्लॉइज का कॉस्ट कटिंग करोगे? कॉस्ट कटिंग से रेजिस्टेंस आएगी, रेजिस्टेंस से आपका स्टाफ क्या हो जाएगा, आपका स्टाफ आपको छोड़ के चला जाएगा। या तो वो छोड़ के चला जाएगा या वो स्ट्राइक करेगा। क्यों स्ट्राइक करेगा? क्योंकि वो सारे के सारे ट्रेड यूनियंस के पार्ट हैं। 95% एम्प्लॉइज आपके ट्रेड यूनियंस के पार्ट हैं। ये क्या करेंगे, ये आपके लिए मसले मसाइल क्रिएट करेंगे, ये रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, ये आपके लिए इश्यूज क्रिएट करेंगे, बहुत ज्यादा मसले क्रिएट करेंगे। तो फिर आपको ये नहीं करना चाहिए, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। सर इसका एक बेहतर तरीका यहाँ पे ये हो सकता था, अगर सवाल में उसने रिकमेंडेशन मांगी होती। पार्ट सी में उसने वैसे रिकमेंडेशन मांगी है। यहाँ रिकमेंडेशन क्या हो सकती है, आप एक सेपरेट कंपनी बना लो, विद कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, यानी कि नो फ्रिल्स लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी। और दुनिया ऐसे ही काम करती है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं एग्जाम के अंदर, अगर कभी पेपर में आपको एग्जाम्पल देनी हो तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। एमिरेट्स ऑन फ्लाई दुबई। अब फ्लाई दुबई बजट एयरलाइन है, एमिरेट्स प्रीमियम एयरलाइन है। एमिरेट्स प्रीमियम सर्विसेज देती है, अच्छी सर्विसेज देती है, उसकी इकोनॉमी क्लास भी बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। मैंने 1 से 2 दफा ट्रैवल किया है, मुझे भी बड़ा पसंद आया था। फ्लाई दुबई से 1 दफा ट्रैवल किया है, बहुत ही बजट एयरलाइन है, बहुत ही ज्यादा बजट एयरलाइन है। तो बहरहाल आप एक सेपरेट ब्रांड नीचे क्रिएट कर सकते हैं और कुछ एयरक्राफ्ट आप वहां पे जो है वो पास ऑन कर दें। जहां पर आपकी यूटिलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं आ रही, यूटिलाइजेशन आवर्स इतने अच्छे नहीं आ रहे, आप वहां पे पास ऑन कर दें। यानी कि आप अपनी जो करंट कंपनी है ओएनए को थोड़ा सा साइजेबल कर दें, थोड़ा सा श्रिंक कर दें और रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर दें कुछ हद तक आपकी लो कॉस्ट नो फ्रिल कंपनी में। और फिर वो लो कॉस्ट नो फ्रिल वाली कंपनी के अंदर आप स्टाफ नए सिरे से हायर कर लें और न्यू स्टाफ हायर करने के बाद वहां पे आप कॉस्ट को रिड्यूस कर लें। इधर आप कॉस्ट रिडक्शन कर लें। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी लाइक ओएनए प्लस, या इसका नाम हो सकता है ओएनए बजटेड, या ओएनए ओएनए लाइट, कुछ भी ऐसा हो सकता है। इट कुड बी एनीथिंग, कोई भी नाम इस तरह का रख के आप ऐसी कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपना सकते हैं। लेकिन ये तो अगर आप करने जाएंगे खुदा ना खास्ता लो कॉस्ट वाली, तो आपका पूरा ब्रांड ही डूब जाएगा। अभी तो ये जरूरत भी नहीं है, अनवारंटेड है ये। कंपनीज स्टिल प्रॉफिट्स में, मार्जिन अच्छे हैं, सिचुएशन को लिक्विडेशन वाली नहीं आ गई। यहाँ पे चेंज अभी जरूरी जरूर है लेकिन अर्जेंट नहीं है, नॉट अर्जेंट। क्या आप सब कुछ उठा के बदल दो, स्काई फॉलिंग वाली बात हो जाए और लोग आपको छोड़ छोड़ के चले जाएं, बोले जी नहीं ये नहीं हो सकता। यहाँ रिकमेंडेशन ये है कि भाई आप एक लो कॉस्ट एयरलाइन बना लें और इस तरीके से जो है वो अपनी पूरी सिचुएशन को जो है वो इवेल्युएट कर लें, देख लें कहाँ आपकी क्या सिचुएशन बनती है क्या नहीं बनती, और एक नए ब्रांड के थ्रू काम कर लें। लेकिन नो फ्रिल्स तो आप अगर मूव करेंगे तो आप इस पूरे ब्रांड को डुबा देंगे, ये सफाई हस्ती से मिट जाएगा, एम्प्लॉयज भी छोड़ के चले जाएंगे, आपको सब कुछ रीब्रांड करना पड़ेगा, सारे कस्टमर्स को दोबारा एक्वायर करना पड़ेगा, आप अपने लॉयल कस्टमर्स को खो भी देंगे, आपके लॉयल कस्टमर्स आपके पास से चले जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे। तो ये बहरहाल कुछ चीजें यहाँ पे जो है वो हम इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। क्लियर होता है? यहाँ तक ये सवाल हमारा मुकम्मल हो गया।